Hello students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। तो बच्चों चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इससे पहले हमारी 6 वीडियोस जा चुकी है इस चैप्टर की और आज वाली वीडियो बहुत खास है। आज वाला लेक्चर जो है वो प्योरली बेस्ड है सर्किट्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स सर्किट जो आप देख सकते हो आपके सीबीएसई एग्जाम में और इवन तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आज मैं बच्चों आपसे कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा और मैंने इस लेक्चर के लिए काफ़ी बुक्स का यूज़ किया है, काफ़ी ट्रिक्स कई से ढूंढ कर निकाली और कुछ बनाई है एक दो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये लेक्चर मैं अच्छे से समझा सकूं और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीबीएसई एग्जाम की। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले हम बेसिक्स पे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल हम ड्राइव कैसे करते हैं। हालांकि 10th क्लास का टॉपिक है बट शुरुआत हमको करनी पड़ेगी इससे। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हमने कैपेसिटर में भी हमने ये सब चीज़ ड्राइव की थी बट यहाँ पर भी आपको इसको दोबारा से करना पड़ेगा। तो देखो मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि एक वायर के ऊपर 3 रजिस्टर्स है जो कि सीरीज में है तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक बैटरी, राइट। एक बैटरी अटैच कर दी हमने और यहाँ लगा दी की जो कि क्लोज है, ठीक है बच्चों। अब ये बैटरी सपोज करो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब यहां से आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, करंट आई। आपको ये बात का पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सीरीज एवरी रजिस्टर got same करंट, राइट। सीरीज में करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसके क्रॉस होगा V1, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा V2 और इसके क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों V3, राइट। बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड इटसेल्फ। और जो चीजें डिवाइड कर रही है वहीं से शुरू करेंगे। देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, मान लो V था, इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ V1, इस दूसरे के क्रॉस कितना हुआ V2 और तीसरे के क्रॉस कितना हुआ V3, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, सभी को अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, सबकी R की वैल्यू अलग अलग है। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो सेम रहता। ये बेसिक बात है, ये आपको पहले से बाय डिफॉल्ट पता है। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, राइट। अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर फिजिकल कंडीशन को हम चेंज ना करें हम, तो V1 की जगह क्या लगा दूंगा बच्चों में IR1, V2 की जगह क्या लगा दूंगा मैं IR2 और V3 की जगह क्या लगा दूंगा मैं बच्चों IR3। और V टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा I इंटू में RS, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस, या इसको R इक्विवेलेंट भी बोल सकता हूं। अब एक चीज जो समझ आ रही है बच्चों, इसमें से I को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहां पर क्या बचेगा I इंटू में RS। I से ही उड़ा दो तो RS विल बी व्हाट, R1 प्लस R2 plus R3। This is how you solve the series registers। अगर यहाँ पर 5 होते तो 5 डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको बाय डिफॉल्ट पहले से पता है बट सिलेबस में है तो इसलिए हमको दोबारा से करना पड़ रहा है। थिंक अबाउट कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता बच्चों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बना देते कुछ ऐसे लो, दिस इज R1 R2 एंड R3, these are R1 R2 एंड R3 लाइक दिस। इस तरह से हमने बना दी, ये है R1, दूसरे वाला R2 और ये वाला मान लो R3, राइट। और ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पर बैटरी के साथ, राइट। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल यू कैन से, राइट। और V वोल्ट का यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया बैटरी के थ्रू, ठीक है। अब देखो जरा, जो यहाँ से करंट निकला बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट यहाँ पर I पहुंचा लेकिन उसको यहाँ पर 3 रास्ते नजर आ रहे हैं, 3 वायर्स मिल रही है। यहाँ पर जाएगा I1, यहाँ पर जाएगा करंट I2 और यहाँ पर जाएगा करंट I3 और वापस कंबाइन होकर बैटरी में कितना एंटर हो जाएगा I। जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना बैटरी के अंदर आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस मिल गई इसको, इसलिए एक करंट का हिस्सा यहाँ चला गया, एक इधर और एक इधर। ये बिल्कुल ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा पानी का पाइप था, अगर मैं पाइप को ऐसे अटैच करता यहाँ पर, इस तरह से अटैच करता जाता तो पानी एज इट इज इसमें से फ्लो करता, जितना वाटर इसमें फ्लो कर रहा है उतना इसमें उतना इसमें। बट अगर मैं ऐसा करूं बच्चों, एक बड़े वाटर के पाइप के साथ 3 वाटर के पाइप ऐसे अटैच कर दूं तो उससे क्या होगा,
जो पानी इसमें था उसका कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वाटर इज डिवाइडिंग इटसेल्फ। यही हाल किसमें है? पैरेलल में। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी बच्चों। एक बार आप जल्दी से सीरीज वाला नोट डाउन कर लो, फिर मैं पैरेलल वाला आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पैरेलल में करंट अपने आप को डिवाइड करता है। तो टोटल करंट था I, उसके 3 हिस्से कर दिए, यहाँ पर I1, I2, I3। तो एज इट इज मैंने लिख दिया। जो चीज डिवाइड करेगी एक्सप्रेशन की शुरुआत वहीं से करनी है। यहाँ वोल्टेज डिवाइड कर रही थी तो इसलिए मैंने वोल्टेज से शुरुआत की। यहाँ करंट अपने आप को डिवाइड करे तो करंट से शुरुआत की। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, और अगर मैं यहाँ पर I को डिफाइन करूँ तो इट विल बी V बाय R, राइट। तो अब देखो I को मैं क्या लिख सकता हूँ? V बाय R इक्वलेंट या रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सारा V बाय RP लिख दिया मैंने। उसके बाद I1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। इस तरह से, क्योंकि वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल में, तो वोल्टेज को कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस तरह से ही यहाँ पर क्या है? 1 बाय RP बच्चों, V से V उड़ा दो। समझ पा रहे हो स्टेप क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? तो 1 बाय RP विल बी 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो इससे हमको ये पता लगा कि जब भी मेरे पास पैरेलल में सर्किट आएगा या पैरेलल में रेजिस्टर्स मुझे मिलेंगे तो मुझे ये टेक्निक अप्लाई करनी है। ये तो थी बच्चों वाली बात, आपको पहले से पता थी। अब करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, राइट। तो इन दोनों को नोट डाउन करो, है तो सिलेबस का पार्ट। अच्छा, एक चीज और आपको देखो साफ पता लग रही है। देखो अगर ये मान लो 3, 3 और 3 हो तो नेट रेजिस्टेंस इस केस में कितना आएगा? 9। 3 प्लस 3 प्लस 3 9। अगर यहां पर हो तो देखो कितना रहे नेट रेजिस्टेंस? 3, 3 और 3। जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 3 बाय 3, इट विल बी 1। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है एज कंपैरिजन टू सीरीज। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ये बात आपको वैसे पता भी होगी, बट फिर भी ये चीजें आपको क्या नोट डाउन तो करनी है। अब इसके बाद मैं सीधा प्रॉब्लम्स पर आ रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। तो बच्चों अब 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स को लेना स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको एक स्क्वायर मिल जाए और स्क्वायर में आपको ऐसा बोल दिया जाए कि चारों आर्म्स पर क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है? R, राइट। मैं यहां पर आइडेंटिकल ले रहा हूं, R R R R। आपको कुछ भी मिल सकता है, 5 5 5 5 मिल सकता है, 5 4 2 1 कुछ भी मिल सकता है। अब यहां पर ना 2 कंडीशन बन सकती है बच्चों। या तो मैं वायर ज्वाइंट लगा दूं, एक यहां पर और एक यहां पर। एक ये है पहली कंडीशन। इमेजिन करो अगर यहां से कोई करंट आता I, तो यहां पर आके देखो वो डिवाइड होता। फिर जो यहां पर करंट मान लो I1 है और यहां पर करंट I2 है, तो ये वाला I1 यहां पर भी I1 होता और ये वाला I2 जो होता है वो यहां पर भी I2 होता, और फर्दर दोबारा से क्या I करंट ऐसे निकल जाता। इससे पता लग रहा है कि इस कंडीशन में ये और ये आपस में क्या हुआ? सीरीज में। यानी कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं बच्चों तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी प्रॉब्लम। ये दोनों आपस में सीरीज तो RR, ये दोनों आपस में सीरीज तो RR, और आपस में ये दोनों की दोनों जो वायर्स होगी क्या आ जाएगी? पैरेलल में। तो यानी कि इसका जो नेट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? 2R ऐसे, और नीचे भी कितना हो जाएगा? 2R। और जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 बाय 2R प्लस 1 बाय 2R इक्वल्स टू 1 बाय R। और जब आपको सोल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 2 बाय 2R। यानी कि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा उस केस में बच्चों? R, राइट। बट अगर ये सिनेरियो कुछ ऐसे होता बच्चों, राइट, अगर मैं बोलूं कि इसको दोबारा से हम देखते हैं अभी। अगर मैं वो वायर जॉइंट ऐसे लगाता, आई होप कि आपको विजिबिलिटी बिल्कुल सही लग रही होगी आज बोर्ड की। सपोज एक वायर जॉइंट लगा दिया A पर और दूसरा वायर जॉइंट लगा दिया हमने B पर, इस तरह से। दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज R। अगर करंट यहां से आ रहा है बच्चों, देखो सपोज I, तो यहां पर जो करंट I1 जाएगा वही करंट यहां पर होगा I1, और वही करंट यहां पर आएगा घूमकर। यानी कि इस कंडीशन में ये तीनों क्या आ जाएंगे बच्चों? सीरीज में। तो यानी कि इस बार क्या हो जाएगा? ये R R R सीरीज में। यानी कि सर्किट में ऐसे लिख सकता हूं बनाकर इस तरह से, राइट। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? R R R और ये वाला भी R, यानी कि 3R और नीचे क्या है? R, राइट। ये दोनों आपस में पैरेलल में। इसको सोल्व कर लोगे। सोल्व कैसे करोगे? वैसे ही जैसे भी बताया था आपको। 1 बाय RP विल बी 1 बाय 3R प्लस 1 बाय में R, राइट। तो यहां पर 2 ओरिएंटेशन बन सकती थी, या तो डायगोनल पर मैं वायर लगा सकता हूं या एडजेसेंट, या इस तरह से, मतलब एक वायर यहां पर और एक वायर यहां पर। तो दोनों क्वेश्चन दोनों तरह से आपकी अप्रोच बदल जाएगी, राइट, कि कैसे करना है। अब अगर यहां पर बच्चों एक ट्रायंगल होता, जैसे कि मैंने यहां ट्रायंगल बनाया, सपोज दिस इज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में तो यही केस बन सकता है कि एक वायर बी पे लगा दी
और एक वायर मान लो हमने क्या सी पर लगा दी, और ये ऐसे दे देंगे ज्यादा कि यहाँ पर भी एक रजिस्टर है और यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, हमने कुछ ए बना दिया, ये भी आर है ये भी आर है। तो सबसे पहले ट्रायंगल को सोल्व करने का तरीका देखो, ट्रायंगल में हमेशा दो रजिस्टर्स ये वाले हमेशा सीरीज में होंगे, राइट, और ये इसके साथ क्या जाएगा पैरेलल में। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, देखो यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा आर, उसके बाद ये दोनों आपस में सीरीज में यानी कि आर और आर, उसके बाद ये इसके साथ क्या आ जाएगा पैरेलल में यानी कि ये वाला आर, और उसके बाद ये वाली वायर उठा लो आर। क्या बन गया, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, राइट। इसको सोल्व करो सीरीज में, तो इसको सोल्व करो फिर तीनों आपस में सीरीज में, राइट। तो ट्रायंगल के केस में ऐसा करते हैं। अब ये तो थी बिल्कुल सिली प्रॉब्लम्स, बिल्कुल बेसिक लेवल की, राइट। अब थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं बच्चों, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है अभी, है ना, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इससे एक बात पता लगती है कि भाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी लंबी वायर होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपने नोटिस भी की होगी, जनरली जो आप हेडफोन्स लेकर आते हो, हेडफोन्स की वायर्स जो है वो उस कभी कभार देखने को मिलता है वो जल्दी डैमेज हो जाती है। ऐसे ही चार्जर की जितनी लंबी वायर होगी उतना जल्दी उसके क्या डैमेज होने का चांस होगा, क्योंकि उसमें क्या लेंथ ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और वायर जितनी पतली होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लेंथ से छेड़छाड़ करता हूं तो मुझे पता है कि डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एरिया से क्या रिलेशन है तो वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं बोलूं कि मैंने देखो सपोज करो ये वायर है बच्चों, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने इसको आधा कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं किया, तो मैं बोल दूंगा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा R/2। अगर मैं बोल दूं कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको अब मैंने क्या हॉरिजॉन्टली ऐसे कट कर दिया, तो मैं बोल दूंगा कि भाई अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रह गया है, A/2। उस केस में भी क्या होगा, उस केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको इस रिलेशन में लगाऊं इस तरह से A/2, ये 2 ऊपर चला गया, राइट। तो अब एक सिनेरियो समझते हैं बच्चों कि ये वाली प्रॉब्लम्स आप कैसे करोगे। ठीक, जब भी आपको ये बोला जाए, ये वाली प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है कि एक वायर को हमने क्या किया, खींचकर लंबा कर दिया, ठीक है। पहले इसकी लेंथ L थी, मान लो क्या कर दी 2L कर दी, तो क्या आप डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला लगा दोगे, पहले था R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और अब कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू रो 2L बाय में ए, यानी कि ट्वाइस हो गया रेजिस्टेंस नया, यानी कि रेजिस्टेंस डबल हो गया। अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में बच्चों, आपको एरिया में भी रिलेशन निकालना होगा। यहां पर इसका एरिया A था, अब यहां पर इसका एरिया कितना है A'। इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट रही बच्चों, वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम देखो, क्या इसका मास पहले 1 kg था, अगर वही मटेरियल है तो इसका मास अभी भी 1 kg होगा, यानी कि मास फैक्टर सेम है। जितनी इसकी पहले डेंसिटी थी वही डेंसिटी अब होगी, डेंसिटी नेवर चेंजेस। अरे यार देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं आपको कि भाई आप सिंपली देखो ऐसे समझो इसको, ये बिल्कुल इजी तरीका है। अगर ये एक गिलास होता और इसके अंदर पहले पानी 1 लीटर आ रहा था, अगर इसको मैं लंबा कर भी दूं ऐसे, क्या इसके अंदर पानी अभी भी इतना आएगा? अगर मैं मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना करूं, पानी तो अभी भी उतना ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जितनी इसकी वॉल्यूम पहले थी उतनी वॉल्यूम इसकी अब है। इसमें लगाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जितना पहले एरिया इंटू लेंथ था, यानी कि A1 L1, उतना ही अब है एरिया इंटू लेंथ, यानी कि A2 L2। अब पहले एरिया कितना था A, पहले लेंथ कितनी थी L, अब एरिया कितना है नहीं पता, लेकिन अब लेंथ कितनी कर दिया आपने, ट्वाइस 2L, राइट। तो अगर मैं L से L उड़ा दूं तो यहां पर मुझे पता लग रहा है कि भाई जो एरिया है, एरिया क्या आधा हो जाएगा अगर आप वायर को लंबा करोगे, राइट। अगर लेंथ ट्वाइस होगी तो हमेशा एरिया कितना होगा बच्चों, A/2। और इस केस में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, अगर पहले रेजिस्टेंस R था, अब रेजिस्टेंस R' है, तो R' की वैल्यू क्या आएगी, रो 2L अपॉन में A/2, यानी कि ये 2 पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 रो L/A, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना होगा, 4 टाइम्स पहले वाले के कंपैरेटिवली। ये तो था इसका लंबा तरीका। अब शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट ये है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब भी आपको बोला जाए कि वायर की जो लेंथ है उसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 5 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, सिंपल सी टेक्निक है, जो नया रेजिस्टेंस होगा वो n² टाइम्स R होगा, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना आपने।
अगर मैं बोल रहा हूं कि वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, n स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, करके देख लेना। अगर मैं बोल रहा हूं वायर की लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, 9R, 3 का स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने 5 टाइम्स लेंथ को लंबा कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, 25 टाइम्स ऑफ R, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट यूजिंग इवन पेन। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को तरीका आना चाहिए। अब इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से यूज भी करोगे। तो अगर मैं आपको वैसा बोलूं बच्चों, अच्छा इस फॉर्मूले को ना एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में पाई R स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे है, राइट, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा है तो मैं पाई R स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और मुझे अगर बोल दिया जाए कि रेजिस्टेंस वर्सेस रेडियस का ग्राफ प्लॉट करो, ये इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस वर्सेस रेडियस का ग्राफ प्लॉट करो, अगर मुझे रेजिस्टेंस और रेडियस का ग्राफ प्लॉट करना है तो वो कैसा आएगा, देखो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करते थे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ आएगा। दिस विल बी R एंड दिस इज स्मॉल r। रेडियस बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। लिख देता हूं, अगर रेडियस इंक्रीज करेगी, रेडियस इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि वायर का जो एरिया है बाय डिफॉल्ट बढ़ रहा है, राइट। जितनी मोटी वायर होगी, जितनी वायर का साइज बड़ा होगा, उतना उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो R इंक्रीजेस तो कैपिटल R डिक्रीजेस एंड दिस इज द ग्राफ। ऐसा ग्राफ बनाना है अपने, तो इसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों। तो अब इससे भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे भी आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं बच्चों कि भाई एक L लेंथ की वायर है, अब यहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा आपका। एक L लेंथ की वायर है AB, विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने इसका ट्रायंगल बना दिया ऐसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, राइट। मैंने इसका एक ट्रायंगल बना दिया अब ABC, विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया, और इसी L लेंथ का यूज करके बनाया है। या मैं आपको ऐसा बोल देता हूं, चलो मैंने इसका एक स्क्वायर बना दिया, या मैं एक ऐसा करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मैंने इसका एक हेक्सागन बना दिया, राइट। मुझे बताओ व्हाट विल बी नेट रेजिस्टेंस या व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस अक्रॉस BC, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस अक्रॉस RBC। बताओ, वायर को मोड़ कर ट्रायंगल बना दिया और बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा अक्रॉस BC। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखो वायर का अगर रेजिस्टेंस पहले R था L लेंथ के लिए, अब देखो जरा, अगर इस L लेंथ का मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है तो मुझे पता है ये X है, ये X और ये X है, और ये तीनों का अगर मैं सम करूं तो सिर्फ L ही हो सकता है। अगर ये 10 मीटर है तो ऑब्वियसली, अगर मान लो ये 12 मीटर है सॉरी, तो ये 4, ये 4, ये 4, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो यानी कि X की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/3। अगर X की वैल्यू L/3, आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एरिया को सेम रखा गया है, एरिया को चेंज नहीं किया गया, मटेरियल भी वही है, रो भी वही है, तो यानी कि R इज बेसिकली इक्वल टू L। अगर मैं देखूं तो ये X की वैल्यू L/3 ना लिखकर मैं क्या लिख दूंगा अब, R/3, R/3 और R/3, राइट। यानी कि ये R/3 है, ये R/3, ये R/3 है, और अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, देखो जरा, R/3 प्लस R/3 तो मुझे क्या मिलता है, R। करके देख लो, 3R/3 हो जाएगा यहां पर, राइट। ठीक है, तो ये बात आपको, ये कॉमन सेंस यूज करनी है। अगर एरिया चेंज नहीं किया गया और ट्रायंगल बना दिया और आपसे पूछ लिया, अब देखो आपको पता ही है नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों आपस में सीरीज, यानी कि R/3 प्लस R/3 आपस में आ गया सीरीज में, कितना आ जाएगा ये 2R/3, और ये 2R/3 इस R/3 के साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में। और मुझे नहीं लगता कि अब आप इसको क्या गलत करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या रिजल्ट लगाना है, 1/RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2R/3 प्लस 1 अपॉन में R/3, राइट। तो इस तरह से आप क्या इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी वायर का यूज करके बच्चों, अगर मैं बोलूं कि सेम L लेंथ की वायर थी, मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर बना दिया तो ये X है, ये X है, ये X है और ये X है। अगर मैं देखूं रिलेशन क्या मिलेगा, X प्लस X प्लस X प्लस X इज इक्वल टू व्हाट,
टोटल लेंथ L, यानी कि भाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/4, यानी कि इस x का रेजिस्टेंस क्या होगा R/4, राइट। R/4 क्यों? क्योंकि एरिया चेंज नहीं करा, मटेरियल भी वही है, तो इसलिए अगर ये लेंथ L थी और इसका x जो है वो चौथा हिस्सा है, तो मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू R/4, ठीक है, क्योंकि इन सभी साइड्स का सम L के इक्वल ही आना चाहिए, है ना। तो दिस इज R/4, दिस इज R/4, दिस इज अगेन R/4 एंड दिस इज आल्सो R/4। डायगोनल पे अगर मैं वायर लगा दूंगा तब भी आप कर दोगे ये दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल। और अगर मैं यहां पर लगा दूंगा इस तरह से, तो आपको पता है कि ये R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, और ये तीनों का जो आंसर आएगा उसके साथ ये जो R/4 होगा ये बच्चों क्या आ जाएगा पैरेलल में। तो आया मजा? इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, इससे थोड़ा सा और एक कदम आगे चलते हैं। अब अगर मैं बोल दूं कि मैंने ये बेंजीन रिंग बना दी, यहां पर हेक्सागन बना दिया एक, दिस इज ABCDEF, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज x। टोटल कितने x है अभी यहां पर 6, तो यानी कि भाई इस बार x का मतलब क्या होगा L/6 और x का रेजिस्टेंस कितना होगा R/6। अगर मैं डायगोनल ऐसे लगा दूं, मतलब रेजिस्टेंस इस तरह से, राइट, तो आपको पता है अगर करंट यहां से आएगा तो इन तीनों के क्रॉस होगा सेम, यानी कि R/6 प्लस R/6 प्लस R/6, इन तीनों को ऐड करोगे, R/6 इन तीनों को ऐड करोगे और ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे पैरेलल में, राइट। तो आई होप कि आपको टेक्निक समझ आ गई होगी। अगर इसी बेंजीन रिंग में मैं कहीं मर्जी लगा दूं, कहीं मर्जी वायर जॉइंट लगा दो, लो जी एक वायर जॉइंट यहां लगा दिया और एक वायर जॉइंट यहां लगा दिया, अब भी हो जाएगा। अब ये वाला R/6 ये वाला R/6 आपस में क्या आ जाएंगे सीरीज में, और बाकी बचे हुए सभी क्या आ जाएंगे आपस में सीरीज में, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकते हो बच्चों, ठीक है, अगर आपको वायर जॉइंट कहीं मर्जी बनाकर दे दिया जाए तो। इसी तरह से ही अगर मैं n पार्ट्स कर दूं, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, इट विल बी R/n, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, ठीक है, वायर जॉइंट कहीं मर्जी लग जाए। अच्छा, अब कुछ नया करते हैं इसमें। अगर मैं आपको बोलूं कि अब मैंने इसको मोल्ड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया और इस तरह से मैंने वायर लगा दी कि जो एंगल बन रहा है ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने A और इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने B। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब बताओ रेजिस्टेंस अक्रॉस RAB क्या होगा, अब क्या होगा। और अगर मैं, अच्छा बोर्ड एग्जाम में एक बार ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, देख लो कि भाई ऐसे इस तरह से हमने क्या वायर जॉइंट लगा दिया AB, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, देखिए चलो। तो जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस था R, ठीक है, या आप ऐसा करो ना, देखो सिंपल सा इसकी जो टेक्निक है, आप ये देखो कि ये एंगल कितना बन रहा है यहां पर, ये 90 डिग्री बन रहा है। टेक्निक बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इट विल बी थीटा अपॉन 360, सॉरी इट विल बी लाइक दिस, सॉरी इट विल बी, हाँ ये से थीटा अपॉन में 360 इंटू में टोटल रेजिस्टेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस यहां पर R था तो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, तो इस पोर्शन का जो ये छोटा पोर्शन है जहां पर ये एंगल बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 90 अपॉन में 360 इंटू में R, तो ये आ जाएगा आपके पास इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस बच्चों R/4। R में से R/4 माइनस कर दो तो बाकी बचे हुए पोर्शन का क्या है आपके पास 3R/4, राइट। ये वायर भी लंबी है यहां पर, तो 3R/4, ये कितना आएगा आपके पास R/4। और अगर करंट आएगा यहां पर तो कुछ हिस्सा जाएगा यहां पर और कुछ यहां पर जाएगा हिस्सा, तो इसका मतलब जो 3R/4 है एंड जो ये R/4 है ये आपस में कैसे आएगा पैरेलल में। तो इसको आप ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हो कि भाई ये ऊपर वाला तो है 3R/4 और नीचे वाला क्या है R/4, लो जी सोल्व करके ये बन जाएगा, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं यार, इसको एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लो ये 10 है, ठीक है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 30/4 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5, राइट। तो 30/4 और ये 2.5 आपस में क्या आ जाएंगे पैरेलल में। अब अगर यहां पर मैं एंगल चेंज कर दूं, जैसे कि अगला ये एग्जांपल देखो, अब आपको पता है कि भाई इसका पहले रेजिस्टेंस अगर R था, अब ये एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री नीचे बन रहा है, ठीक है, और 180 डिग्री ऊपर बन रहा है। तो
तो आप कोई मर्जी लेंथ निकाल दो। अगर मैं बोलूं कि भाई इस लेंथ का बताओ, तो आप क्या करोगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू में टोटल रेजिस्टेंस, थीटा कितना इस बार 180 अपॉन में 360 इंटू में टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर। तो आपको पता लग गया कि भाई ऊपर वाला भी r/2 है और नीचे वाला भी क्या है, r/2। सोल्व करके देख लो। और अब इसको क्या करना है, पैरेलल में सोल्व कर दो। यहां से करंट आया I, ऊपर कितना जाएगा I1, नीचे कितना जाएगा I2, पैरेलल में तो हुआ, तो सोल्व कर दो। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। तो कोई मर्जी एंगल बन जाए, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें। देखो अब अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि एक वायर जॉइंट यहां लगा दिया और एक वायर जॉइंट यहां लगा दिया, और इस बार ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है, तो लो जी ये हो गया r/6 और ये कितना हो जाएगा r माइनस r/6। अब r की वैल्यू कुछ मर्जी हो, आपको उससे कोई लेन देना नहीं है, आपको टेक्निक पता है, ठीक है। देखते ही बता दिया मैंने। देखो 60 अपॉन में 360 इंटू में r, तो यानी कि बचा हुआ कितना होगा, ये r/6 और ये कितना होगा r माइनस r/6। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये प्रॉब्लम आई होप कि दूर होगी बच्चों। जैसे बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये लेक्चर नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएगा बच्चों, ठीक है। अब कुछ और नई तरह की प्रॉब्लम्स करते हैं। नई तरह की प्रॉब्लम्स में अब आप ये देखो कि, तो बच्चों अब मैं आपको इनफाइनाइट लैडर की एक ट्रिक देने वाला हूं। इनफाइनाइट लैडर बोलते हैं जो आपको सामने कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, ये मैंने कैपेसिटर में भी करवाया था। कैपेसिटर में मैंने जो ट्रिक दी थी वो अलग तरीके से दी थी, लेकिन आज वाली ट्रिक में आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे सारा काम हो जाएगा। कोई आपको क्या वो रफ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई b² - 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको बाय डिफॉल्ट आंसर मिलेगा। ऐसी आपको मैं ट्रिक दूंगा। देखो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर, कि भाई एक ही तरह के रेजिस्टेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अगर R1 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 यानी कि 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, इस तरह से इनफाइनाइट 5 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इस तरह से, राइट। तो तीन अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस है जो कंटिन्यूअसली एक ही पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये R1 है, ये R3 है और ये R2 है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अगर आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है 1/2 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज, राइट। इसके बाद दोबारा से आपने क्या लिखना है, प्लस 1/2, इस बार क्या डाल दो आप, एक इस तरह से √, और उसके बाद आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस, देखो R1 प्लस R2 को आपने 2 बार ले लिया। अब यहां पर जो ये है R3, ये माइंड कर गया, R3 बोल रहा है भाई तुम इसको बार बार इन्वॉल्व करे जा रहे हो, मुझे भी इन्वॉल्व करो। तो हमने क्या किया, R3 भाई साहब को हमने 4 टाइम्स कर दिया, लो जी 4 टाइम्स R3, और इसके बाद एक R1 प्लस R2 और इसके साथ हमने जोड़ दिया। तो बस आपने इस चीज को फॉलो करना है और आपको क्या, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 1-2 बार इसको लिखोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो सिंपल है, R1 प्लस R2, देखो इसमें 3 बार यूज हो रहा है, एक बार R1 प्लस R2, एक बार R1 प्लस R2 का स्क्वायर और एक बार R1 प्लस R2, राइट। तो देखो मैं आपको दोबारा लिखकर दिखा रहा हूं, टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। आपको भी अगर 2-3 बार हाथ से लिखोगे तो याद हो जाएगा। ये बहुत इजी रहेगा एज कंपेयर टू कि आपकी वो लंबी लंबी कैलकुलेशन करो। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, 1/2, R1 प्लस R2 को यहां पर लिया ऐसे, फिर प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, √, और √ के बाहर क्या लगाना है, 1/2। दोबारा से आपने क्या लिया, R1 प्लस R2 को, और जब आपने R1 प्लस R2 का स्क्वायर कर दिया यहां पर, तो R3 कर गया माइंड, तो आपने क्या कर दिया, प्लस R3 को 4 टाइम्स कर दिया और फिर दोबारा से R1 प्लस R2 लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या, इस इनफाइनाइट लैडर को सोल्व कर सकते हो। अब आपको वैल्यू कुछ मर्जी की बनो, आपको बस यहां पर वैल्यू प्लेस करनी है। और कई बार क्या होता है बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि जिस लैडर में R2 मिसिंग होता है, अगर R2 मिसिंग हो जाए और आपको सिर्फ ये की बनो कि ये 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे, राइट। एक ऐसी लैडर जिसमें 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम ऐसे रिपीट होते जाए और ये मिस हो जाए, तब भी आपने इसी चीज को फॉलो करना है। उस केस में देखो क्या बन जाएगा, लेट R2 विल बिकम 0। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 R1 प्लस 1/2 √, यहां पर क्या है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ क्या रह जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स R3 इंटू में R1, R2 को एलिमिनेट कर दो। तो उस कंडीशन में जो आपका R इक्विवेलेंट रहेगा बच्चों, वो ये रहेगा। आप इसको कहीं पर भी अप्लाई करके देख लेना, इनफाइनाइट लैडर मिले आपको आंसर बिल्कुल स्मूथ मिलेगा और इजी मिलेगा, ठीक है। बस वैल्यू प्लेस करनी है और क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है। तो ये बहुत बेटर है कि आप वो लंबी लंबी कैलकुलेशन करो, इक्वेशन बनाओ और 1.5 पेज का क्वेश्चन करो, एक बार बस वैल्यू प्लेस कर दो, एक बार लिखने का जरूर कष्ट कर लेना, 2-3 बार लिख कर देखोगे तो बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा। तो इन्फिनिट लैडर की ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल है। और आपको, मैं बिलीव मी, अगर आप यूट्यूब पर स्क्रॉल भी करोगे किसी भी वीडियो में आपको सारी ट्रिक्स एक साथ नहीं मिलेगी। लोग क्या करते हैं, 2-2 मिनट की ट्रिक बना देते हैं कि भाई इन्फिनिट लैडर के लिए एक अलग से वीडियो बना दी, ठीक है, क्यूब के लिए अलग से वीडियो बना दी, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अलग से वीडियो बना दी। लेकिन मैंने क्या किया, ये वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा रेजिस्टेंस का जितना भी आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे +2 में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा बच्चों। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब तो बच्चों अब आपको एक और प्रॉब्लम मैं यहां पर रजिस्टर की समझा रहा हूं। ये कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये मैंने वैसे कैपेसिटर में भी करवाई थी और आप दोबारा से इसमें करा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, और इस तरह से मैंने वायर से यहां पर वायर जॉइंट्स बना दिए बहुत सारे, मतलब 1 2 3 4 वायर जॉइंट्स यहां पर दे दिए। और आपसे पूछ लो व्हाट विल बी नेट कॉम्बिनेशन। अब दिख रहा है आपको सीरीज में, बट कहानी कुछ हो रही है। यहां पर देखो, यहां पर एक कंडीशन हम एज्यूम करेंगे कि भाई सपोज हमने यहां पर अगर एक बैटरी लगा रखी होती तो यहां पर अगर पोटेंशियल V होता तो दूसरी जगह पे मैं 0 बोल देता कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, V - 0 V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक काम करो आप, देखो ये बात मैंने उस वक्त भी बताई थी और अब भी बता रहा हूं। अगर इसका पोटेंशियल आप V लेकर चल रहे हो, दूसरे एंड का पोटेंशियल आप ले लो 0। अब V को मैं बीच में अगर कुछ भी नहीं हो, अगर कोई यहां पर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर नहीं है, तो मैं V को यहां खिसका सकता हूं। उसके बाद ये V आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि रजिस्टर आ गया, लेकिन ये V इसके सहारे यहां पर आ सकता है और फिर यहां नीचे भी आ सकता है। सिमिलरली ये 0 है, ये 0 यहां पर आ सकता है, 0 यहां पर आ सकता है, 0 यहां पर आ सकता है और 0 यहां आ सकता है, लेकिन ये 0 आगे नहीं जा सकता। अब आपने क्या करा, एक पॉइंट को ले लिया V और एक पॉइंट को ले लिया 0, या ऐसा समझो आप, A का मतलब क्या है V वोल्ट और B का मतलब क्या है 0 वोल्ट। हमेशा पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में पोटेंशियल अपने आप को डिवाइड करता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो R1 है ये किसके बीच में है। ये देखो, ये VA या V और 0 के बीच में आ रहा है, तो इसको मैं V और 0 के बीच में ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। उसके बाद अगला देखिए, अगला किसके बीच में आ रहा है, अगला 0 और V के बीच में ही आ रहा है, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, यानी कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अगला देखिए, अब अगला किसके बीच में आ रहा है, V और 0 के बीच में आ रहा है, तो इसको भी मैं ड्रॉ कर दूंगा बच्चों। तो इस तरह से आप इस वायर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ऐसा सर्किट अगर आपको मिल जाए तो तीनों रजिस्टर्स आपके क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। अब इसको थोड़ा सा घुमाकर देखते हैं, कंडीशन को थोड़ा सा अलग बनाकर देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये नोट डाउन करते रहना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैं यहां पर अब ऐसे लगा दूं 4 रजिस्टर्स, ठीक है, एक वायर लगा दी मैंने ऐसे और एक वायर लगा दी ऐसे, राइट। नाउ दिस इज एंड A एंड दिस इज एंड B। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। देखिए तो बच्चों देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल है, बेशक ये वायर्ड कनेक्शन है बट इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे होगा, आप वो कॉमन सेंस यूज करो। अगर यहां से कोई I करंट चलता तो यहां पर I1 और I2 में डिवाइड हो जाता। I2 करंट R1 को मिल रहा है, I2 करंट R2 को मिल रहा है, I2 करंट ही R3 को मिल रहा है। अगर इन तीनों के अक्रॉस करंट सेम है तो मैं बिना कुछ और ट्रिक लगाए सीधा सीधा लगा दूंगा यहां पर, ये क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3, क्योंकि इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है I1, अब मतलब I2 करंट, सॉरी। और ये I1 करंट देखो इस वायर से ऐसे होता हुआ ऐसे आएगा और अब इसके थ्रू जाएगा R4 के अक्रॉस। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि अगर करंट यहां पर I2 जा रहा है, मतलब I1 जा रहा है, तो ये क्या होगा R4, और ये आपका क्या सोल्यूशन हो जाएगा। तीनों आपस में सीरीज और ये आपस में यहां पर इसके साथ पैरेलल। तो इस तरह से आपने ऐसी प्रॉब्लम को करना है। कुछ और प्रॉब्लम की तरफ आते हैं बच्चों। अगर मैं आपको सर्कुलर लूप बनाकर उसके अंदर रेजिस्टेंस फिट करके दे दूं, मान लो कि ये एंड है A और ये एंड है B, यहां पर लगा हुआ है R1। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, वो आपको देखना है। बस मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, इसमें मैं न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर रहा हूं। मेरा मेन मोटिव क्या इस वीडियो का कि आपको तरीका पता लगे। सपोज दिस इज R2,
सपोज दिस इज R3, राइट, और यहां पर भी हमने एक रेजिस्टेंस डाल दिया, लो ये है R4, ठीक है। ऐसा कुछ आपको क्या सिस्टम मैंने बनाकर दे दिया। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, अगर आप देखो तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे सोल्व, है ना। तो देखो यहां पर A है तो इसको मैं मान लेता हूं V वोल्ट, तो यहां पर भी V, यहां पर भी V, आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि आगे रजिस्टर आ गया। इसको 0 वोल्ट मान लूं तो यहां पर भी 0 और ये आगे नहीं जा सकता, ठीक है। और यहां पर इस सेंटर को मैं मान लेता हूं क्या बच्चों, X, राइट। इस सेंटर को क्या मान लो आप, X मान लो। तो देखो 3 पॉइंट क्या है, V, 0 और X, या मैं बोल दूं ऐसे समझो, ये A, ये B और सेंटर को अब C मान लो, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं A, C और B, यानी कि A के लिए V, सेंटर के लिए X और B के लिए 0, ठीक है। अब ये देखो ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये किसके बीच में आ रहा है, V और C के बीच में, V और C के बीच में, यानी कि V और X के बीच में। तो इसको यहां पर ड्रॉ कर दो, दिस विल बी R1। R2 रेजिस्टेंस भी V और X के बीच में आ रहा है, देखो ध्यान से। तो यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा बच्चों, दिस विल बी माई R2 रेजिस्टेंस। R4 किसके बीच में आ रहा है, V और O के बीच में, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, V और O के बीच में, इस तरह से, राइट। दिस विल बी माई R4। और ये देखो जो जो हो चुके उसमें मैं कांटा मार रहा हूं। R3 रजिस्टर किसके बीच में आ रहा है, C और O के बीच में, या X और O के बीच में, तो इसको मैं यहां पर बना दूंगा ऐसे, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ भी नहीं, इसको कन्वर्ट कर दिया, देखो ऐसे, ये दोनों आपस में क्या पैरेलल, ये पैरेलल सोल्व करके इसके साथ सीरीज, और फिर ये दोबारा से क्या पैरेलल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बिल्कुल इजी था। एक और क्वेश्चन देखो जरा इसके ऊपर, अगर सर्कुलर लूप पर आपको क्वेश्चन मिल जाए बच्चों कोई भी, कैसे सोल्व करते हैं। मैं बुक में से एक आधा क्वेश्चन देखता हूं कि बुक में क्या कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, राइट, तो फिर आपको वैसा क्वेश्चन देता हूं। अगर सिचुएशन बच्चों ऐसी आ जाए जैसे कि मैंने राइट हैंड साइड पर बना रखी है, ठीक है, तो इसको करने का भी वही तरीका है। देखो अगर ये A है, इसको यहां खिसका दो, दिस विल बी V, दिस विल बी V, आगे नहीं जा सकता। अगर ये B है तो उसको 0 मान लो, 0 0, और इस सेंटर को आपने क्या ले लिया, X। दोबारा से आप बना दो A, इसको C भी नाम दे दो अगर नेम देना है, A, C और B, 3 पॉइंट्स है आपके पास, हम बस A और C के बीच में देख लेंगे, और A और C और B के बीच में देख लेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये V और C है, यानी कि V और X, A का मतलब V है, C का मतलब X है, और B का मतलब 0, राइट। तो दिस इज बिटवीन V एंड X, तो V और X के बीच में बना दो ये R1। उसके बाद ये जो है R2, ये भी V और X के बीच में, तो इसको भी बना दो, यहां पर लो, ये हो गया आपके पास R2। ये किसके बीच में है बच्चों, V और 0 के बीच में, तो इसको ऐसे बना दो, राइट। ये हो गया R5, तो इसको यहां पर R5 लिख दो। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब R3 किसके बीच में, X और O के बीच में, तो इसको यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दो। और उसके बाद R4 भी X और O के बीच में है, तो इसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर दो, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा और एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं। अब आपको मैं बहुत खतरनाक ट्रिक देता हूं एक और। तो बच्चों अब आपको सामने 3 क्यूब नजर आ रहे होंगे, और 3 क्यूब से मेरा ये मतलब है कि आपको जब भी ऐसे क्यूब्स पर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मिल जाए, मतलब हर एक आर्म के ऊपर आर 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 रेजिस्टेंस है, ये आर का मतलब 8 ओम भी हो सकता है, 10 ओम भी हो सकता है। बट क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई देखो पहली कंडीशन क्या होती है, इसको बोलते हैं हम एज डायगोनल। एज डायगोनल का मतलब क्या है कि एक वायर लगा दी A पर और एक वायर लगा दी B पर, ये सामने की तरफ ऐसे वायर लगा दी हमने। और मैं आपसे तब पूछ लूं कि बताओ इन दो एंड्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R अक्रॉस AB बताओ, राइट। तो आप कैसे सोल्व करोगे, कुछ समझ आ रहा है, देखकर ही दिमाग घूम रहा है। अगर मैं आपको बोलूं, अब देखो इसको बोलते हैं हम फेस डायगोनल। अगर इसी क्यूब के मैं एक वायर लगा दूं यहां पर, इस पर, और एक लगा दूं यहां इसके सामने, यहां पर नीचे की तरफ, इस पर, राइट, B पर, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं फेस डायगोनल। इसको अपने रूम से इमेजिन करो कि वायर कहां लग रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे खड़ा हूं रूम में, तो पहला जो ये है आपके पास एज डायगोनल, यानी कि मेरे सामने जो दो एज है, एक वायर वहां से बाहर जा रही है और एक वायर वहां से बाहर जा रही है, और इस क्यूब का मुझे फिर रेजिस्टेंस बताना है। जब मैं फेस डायगोनल की बात कर रहा हूं तो एक वायर वहां से बाहर निकल रही है और एक वायर यहां से बाहर निकल रही है, राइट। और अब मुझे इस फेस डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है।
और तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, बॉडी डायगोनल, यानी कि एक वायर उस एंड से बाहर निकल रही है और एक ऐसे जाते हुए यहां से बाहर निकल रही है, तो इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तीनों कंडीशन में बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आती है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज भी बताऊंगा और उसको याद रखने की एक ट्रिक भी बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाओ जैसा मैंने बना रखा है, ऐसे आपने पहले बनाना है, तब आपने वीडियो आगे देखनी है बच्चों। एंजॉय फेसबुक इन दिस लॉकडाउन। सर ये क्या बोल रहे हो आप? यही मेरी ट्रिक है, जो मैंने पहले 3 वर्ड बोले, एंजॉय फेसबुक। एंजॉय फेसबुक से आप ये बिल्कुल इजीली सोल्व कर पाओगे। तो देखो ट्रिक बड़ी कमाल की है, बहुत मजा आएगा आपको। ई फॉर एज, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं एंजॉय। एफ फॉर फेस, तो फेस को मैंने फेस लिख दिया। बी फॉर बॉडी, मैं यहां लिख रहा हूं बुक, फेसबुक। एंजॉय फेसबुक, उसके बाद नीचे लगा दो, आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आर आर और आर, राइट, इस तरह से। अगला काम क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग लिखनी है अपने 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और फिर यहां पर 7। सीक्वेंस ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 एंड देन यहां पर 7। जब आप ऐसा लिख दोगे तो आपको बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, यही रेजिस्टेंस है। अगर यहां पर मान लो ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम होता हर एक केस में, तो इसके केस में हो जाता है ये 70/12 ओम आंसर। इस केस में हो जाता 30/4 ओम आंसर। यहां पर हो जाता 50/6 ओम और यही आपका आंसर होता है। इससे इजी ट्रिक ना कभी बनी है और मुझे नहीं लगता कि इससे इजी आप बना सकते हो। एंजॉय फेसबुक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाथों के इशारों पे याद होनी चाहिए, एंजॉय फेसबुक, एंजॉय फेसबुक 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 7। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। अब इसमें हम देखो इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। एंजॉय फेसबुक, एज फेस बॉडी, एंजॉय फेसबुक ऐसे लिखा मैंने, सब जगह आर आर लिख दो। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। इससे इजी ट्रिक नहीं बना सकते भाई। इससे आपको क्या डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया। अब बच्चों आपको यह भी जज करना है कि किस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो तो यहां से यहां तक जो वायर की लेंथ है अगर ऐसे जाती है तो ये सबसे लंबी लेंथ मानी जाएगी। और आप ये भी देख पा रहे हो कि 5/6 3/4 से ज्यादा है और 7/12 से भी ज्यादा है, राइट। तो इन विच कंडीशन या इन विच सिचुएशन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन डायगोनल इज बॉडी सेंटर्ड, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। आर की वैल्यू कुछ मर्जी हो, आपको ट्रिक होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 7/12 3/4 5/6 कैसे आए वो आपको मैं बता चुका हूं। तो बच्चों आगे चलते हैं, इससे और कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है। तो बच्चों जो अगली प्रॉब्लम है, दिस इज सिचुएशन लाइक दिस। अब ये एक मैंने आपको सर्किट बनाकर दे दिया, R1 R2 R5 R3 R4, इस तरह से क्या है कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए। अगर मैं रैंडम वैल्यूज दे दूं आपको यहां पर तो आप कैसे जज करोगे। देखो आपने हमेशा ये चीज देखनी है, देखो R1 के सामने है R3 और R4 के सामने है R2, तो ये इसको तिरछी निगाहों से देख रहा है, किसको भला, R3 को, और R4 तिरछी निगाहों से देख रहा है किसको, R2 को। तो अगर बच्चों R1 R3 का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए R2 R4 के, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज 2 दिस इज 4 दिस इज 4 एंड दिस इज 2, तो 2 4 8 2 4 8। उस सिचुएशन में आप ये देख पा रहे हो यहां पर कि R5 के ऊपर तो कांटा लग गया है। जब ये यहां पर और ये यहां पर सेटिंग कर रहा है तो बीच में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको। अब आप क्या करो, इस पे मार दो कांटा, इसको गायब कर दो यहां से, लो जी ये आपका सर्किट तैयार हो गया। अगर R1 R3 R2 R4 के इक्वल आ गया तो यही आपका सिंपल सर्किट फॉर्म बन गई, यानी कि R1 R2 आपस में हो गए सीरीज में, R4 और R3 आपके पास क्या हो जाएंगे सीरीज में, और क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। देखे बनाकर, देखो इस पर मैं न्यूमेरिकल भी आपको करा देता हूं ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए इसको जज करना। देखो अगर मैं आपको सिचुएशन दे दूं बच्चों कुछ ऐसी, this is a 10 ohm, this is a 5 ohm, this is a 25 ohm, let us take, right,
एंड इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। चलो 5 ओम हो गया तो इसको भी हम 10 ओम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम 10 ओम ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं हम क्या 5 ओम, राइट। सिचुएशन बना दी हमने ऐसे। आपसे पूछ लिया गया कि इस तरह से की लगा दो यहां पर, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, व्हाट विल बी द नेट करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस सर्किट। आपने नेट करंट बताना है। तो अगर टोटल करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? 5 और 10 को देखो, 50, ये हो गया 50, ये 5 10 50, यानी कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम आ रहा है, बीच वाले पे लग गया कांटा। अब आपको पता है कि 5 और 10 आपस में क्या है, सीरीज में, तो यहां पर क्या बन जाएगा ये बच्चों 15 ओम, राइट। नीचे वाला 5 और 10 भी क्या आपस में सीरीज में, तो ये भी नीचे वाला भी क्या बन जाएगा 15 ओम। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या आएगा पैरेलल में 1/R1 + 1/R2, और आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 1/15 + 1/15 = 1/RP, और मैं सिंपली इसको लिख दूंगा 7.5 ओम। सोल्व करके देख लेना बच्चों, यही आपको आंसर मिलेगा, राइट। और अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय आर, है ना। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, तो इसका आंसर होगा 10 / 7.5, और आई कैन सिंपली राइट 100 / 25, और आई कैन राइट 4/3। सो दिस इज योर आंसर बच्चों। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत आपको इजी लगेंगे अगर आपको ट्रिक्स सारी याद रह गई तो। आगे देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स को। तो बच्चों जो सर्किट के क्वेश्चन होते हैं ना, इनके पास असुर शक्ति होती है, और ये अपना भेष बदल कर भी आपको परेशान कर सकते हैं। बट हम उनकी असुर शक्ति का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम उनसे भी बड़े असुर बन जाएंगे जब हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये दिखने में कुछ ट्रायंगल जैसा लग रहा है। देखो, दिस इज R3, दिस इज R2, दिस इज R4, एंड दिस इज R1, एंड दिस इज R5। टोटल 5 रजिस्टर्स है जो हमने ऐसे फिट कर दिए इसके अंदर, और मेरे लिए कंफ्यूजन खड़ी हो गई कि मैं टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूं, ठीक है। तो आपने देखो दिमाग का यूज करना है। ये एक्चुअल में क्या बन रहा है, देखो, इस एंड को पकड़ो और ऐसे खींचकर यहां पर चिपका दो। समझो ये एक एनवलप है, ऐसे पकड़ा और ऐसे खींचकर यहां चिपका दो, तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो, इसको यहां पर चिपकाओगे अगर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, ये आ गया आपके पास R1, ठीक है, और ये इधर ऐसे खिसका दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास R2, और R3 रहेगा यहीं पर एज इट इज। दिस इज R3, राइट। और यहां पर क्या मिलेगा आपको R4, और यहां पर क्या आपके पास R5, राइट। और ये निकल रहा है आपके पास ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या बन गया ये, इसको ऐसे खिसका दिया आपने, यहां पर नहीं यकीन आ रहा था, देखो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इसको मोड़कर यहां लगा दो, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या R2, इसको घुमाकर यहां पर जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास क्या R1, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन गई। अब दोबारा से देखो जरा, अगर R2 R5 का जो प्रोडक्ट है, अगर R1 R4 के इक्वल आ गया तो बीच वाले पे क्या लग जाएगा कांटा। तो अल्टीमेटली जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था वो कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज ही था जो सिकुड़ कर बैठा हुआ था, ताकि उसको क्या हम मार ना दे, क्योंकि हमारे पास ट्रिक्स आ गई है तो हम उस पर हम कभी भी हमला कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक तरीका था इसको सोल्व करने का। अब कुछ और ट्रिक्स में लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अब कुछ और प्रॉब्लम्स को, अगर मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका ये वाली टेक्निक फेल हो जाए तो मेरे पास एक बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, वो भी देख लो। तो अगर बच्चों आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज जो भी मैंने बताया था आपको कंसेप्ट, अगर वो फेल हो जाता है तो हम क्या करें उस केस में। उस केस में न्यूमेरिकल सोल्व कैसे होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए भी एक बहुत खतरनाक ट्रिक बनी हुई है, वो भी देख लो जरा। देखो, जैसे कि मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई आपके पास, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अब ये 20 × 80 इज नॉट इक्वल टू 40 × 30। अब देखो ना, ये चीज वैलिड नहीं हो रही है यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ रहा है। अब तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं क्या कर रहा हूं, R1 R2 R3 R4, और इस बीच वाले को मैंने मान लिया R5। अब आपको पता है कि इसके और इसके बीच में अब कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये 10। इसके और इसके बीच में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये 10। तो ये R1 R2 R4 R3 ये चारों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि भाई इस R5 को हमने क्या निकालना है, इस R5 की का हम बैंड बजाएंगे। तो यहां पर आपको कहानी के माध्यम से समझना पड़ेगा इसको, लेकिन मजा बड़ा आएगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो इन चारों ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस कॉल की और ये सोचा कि इस R5 को कैसे हम एलिमिनेट करें, क्योंकि R5 बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया यहां पर। तो सबसे पहले
हम क्या बनाएंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे बच्चों इस तरह से, ठीक है। और अब R1 R2 R4 R3 ये प्लानिंग करते हैं कि भाई हम होते हैं ऐड, पावर को डबल करने के लिए, और R3 R4 को बोलते हैं तुम हो जाओ मल्टीप्लाई। R3 R4 हो गए मल्टीप्लाई। फिर अगली बार क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ी ट्रिक है तो इसको बड़े तरीके से समझेंगे। देखो क्या प्लानिंग हुई कि R1 R2 को कर देंगे हम ऐड और R3 R4 को कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर इस बार बोलते हैं कि R3 R4 की इस बार हम होते हैं ऐड, और R1 और R2 तुम हो जाओ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम हमला करेंगे किसके ऊपर, R5 के ऊपर। तो R5 पर चारों एक साथ हमला कैसे करेंगे, R5 बनाओ, यहां पर लिख दो क्या, R1 प्लस R2 इंटू में R3 प्लस R4। तो इस तरह से इन्होंने क्या, R5 की बैंड बजा दी। उसके बाद R5 को आया गुस्सा, R5 बोलते कि तुम एक काम करो नीचे आओ, फिर मैं तुमको बताता हूं, और सारे एक साथ आओ इस बार। तो R5 नीचे आ गया, R5 ने सारों को एक साथ ललकारा, तो सारे के सारे अब एक साथ आ गए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, राइट। लेकिन जैसे ही एक साथ आए, R1 को R3 फर्स्ट टाइम मिला और R2 को R4 फर्स्ट टाइम मिला। अरे तुम भी यहां पर इसको मारने वास्ते आए हो, चलो हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहां पर आएगा एडिशन। इस बार क्या, R1 प्लस R3 और R2 प्लस R4 को कर दो ऐड। अगर आप ये अप्लाई कर दोगे बच्चों तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि लंबा बहुत लग रहा है तरीका आपको ये, बट दिस इज द ओनली वे अगर आप उसको ट्रिक से करना है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो इसको ट्रिक को याद करना पड़ेगा। देखो ट्रिक को मैं दोबारा याद दिला देता हूं आपको, आपके साथ ही मैं 2 बार लिख रहा हूं और आप भी इसको 2 बार लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, R1 प्लस R2 को कर दिया ऐड, R3 R4 हो गए मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद R3 R4 को कर दिया ऐड, R1 R2 को कर दिया मल्टीप्लाई, और उसके बाद R5 को बीच में डाला, R1 R2 लिख दिया ऐड में, साथ में क्या कर दिया मल्टीप्लाई में R3 R4, इस तरह से। उसके बाद R5 ने सबको नीचे बुलाया एक साथ, तो सभी के सभी हमने कर दिए ऐड इस तरह से। यहां पर क्या हुआ, R1 को R3 फर्स्ट टाइम मिला तो प्लस R3 प्लस R1, या R1 प्लस R3 बात एक ही है, और R2 को R4 फर्स्ट टाइम मिला तो साथ में यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, R2 प्लस R4। तो इस तरह से आप वैल्यू प्लेस कर देना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हो जाएगा। इजी है, मान लो मेरी बात, ये ट्रिक है, इसको आप नोट डाउन करो, आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगी। जब कहीं कुछ ना आपके माइंड में आए तो ट्रिक हमेशा आपके पास याद रहनी चाहिए कि किस तरह से हमने ट्रिक बनाई है ये वाली। तो बच्चों अब एक और प्रॉब्लम आपके सामने, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपसे पूछ ले जाए कि नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो बच्चों अब इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये भी, ठीक है, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है। यहां पर आपने क्या यूज करना है, देखो यहां पर एक वायर जॉइंट अगर मान लो, इसको सपोज करो फोल्ड करके ऊपर ले जाओ आप, तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो ये जो डॉट है इसको ऐसे उठाकर ऐसे एनवेलप की तरह ऊपर खोल दो, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे 10 ओम, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, ये 5 ओम। अब नीचे वाले इस वाले एनवेलप को ऐसे बाहर खोल दो, तो यहां पर ये आपके पास क्या है 5 ओम, और यहां पर बच्चों ये इस तरह से 10 ओम आ गया। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, और ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो अब ऐसे बना सकता हूं इसको, दिस इज द वे हाउ यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ सर्किट। आपको सिमेट्री लगानी आनी चाहिए, यहाँ पर हर जगह भी टेक्निक काम नहीं आती, यहाँ तो बस मैंने कॉमन सेंस ही यूज करी है। तो ये बच्चों सर्किट जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, इस तरह से आपने बना दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है, और आज वाला क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। देखते हैं कि किसका दिमाग काम करेगा इस क्वेश्चन में, जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब कमेंट बॉक्स क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग बनाऊंगा आपके लिए,
ठीक है, आपने बस आज वाला जो एक सबसे पहला फॉर्मूला कराया था मैंने एरिया और लेंथ वाला, वो कंसेप्ट यूज करना है। और अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं किसका आंसर सबसे सही होगा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को ध्यान से समझो जरा, जो मैं बनाने वाला हूं बोर्ड पर अभी। सपोज एक क्यूबॉइडल वायर है मेरे पास। क्यूबॉइडल वायर का मतलब कुछ ऐसी शक्ल बना दूंगा इसकी, देखो जरा। जो ये वाली लेंथ है, लेट अस टेक दिस लेंथ 4L, ठीक है बच्चों। और ठीक है, ये जो है ये वाली लेंथ, इस लेंथ को मान लेते हैं क्या 2L, और ये जो है इसको मान लेते हैं बच्चों L, राइट। ये 4L, ये 2L और ये L, तीनों डायमेंशन आपको समझ आ गए। L भी H, L क्या है, B क्या है और H क्या है। अब पहली कंडीशन ये है कि मैंने एक वायर यहां पर लगाई और एक वायर यहां पे लगाई, ठीक है। दिस इज सपोज 1 एंड दिस इज सपोज 2, और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है R12। आपने R12 फाइंड आउट करना है, पहली बात। फिर मैंने क्या किया, इस कनेक्शन को हटाया और एक वायर यहाँ पर लगा दी और फिर एक वायर इसके नीचे वाले सामने वाले फेस पे लगा दी। आप रूम में इमेजिन करो कि ये वो कनेक्शन है कि एक वायर लगी हुई है ऊपर छत पर और एक लगी हुई है फ्लोर पर, और इस तरह से अब क्या करंट ने फ्लो करना है। ये वाला कनेक्शन क्या है कि एक वायर लगी हुई है इस दीवार पर और एक लगी हुई है इस दीवार पर, इस तरह से करंट ने फ्लो करना है। और इसको नाम दे दिया मैंने क्या 3 और इसको नाम दे दिया मैंने क्या 4। तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा R34। तीसरी कंडीशन, एक वायर जॉइंट लगा हुआ है ये सामने वाले फेस पर, इसको नाम दिया मैंने 5, और एक लगा हुआ है उस वाले फेस पर जिसको नाम दिया मैंने 6, और वायर ऐसे जा रही है। तो उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो है R56। मतलब एक वो वाला फेस आपके सामने वाला और एक ये वाला फेस, ऐसे वायर जा रही है। तो देखो तीन सिनेरियो क्या है क्यूबॉइड में, एक ऐसे और एक ऐसे। इन तीनों में से ये बताओ बच्चों कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस केस में सबसे ज्यादा होगी, विच इज ग्रेटर अमंग द 3, R12, R34 या R56। देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कौन देगा। मैं ये ऐसे भी पूछ सकता था कि किस केस में करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, तो बात वही है, मिनिमम उसी केस में होगी जहां R की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बच्चों इसके साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को करवा सकूं, और मैंने पूरा यहाँ पर जितना मैं करवा सकता था एक लेक्चर में मैंने करवाया। अगर कुछ एक दो क्वेश्चंस रह भी गए होंगे या हो सकता है मेरे माइंड में ना आ रहे हो, क्योंकि कभी भी बेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा समथिंग बेटर होता है। जब आपको लगता है कि आप बेस्ट हो तब आपको पता लगता है 4 दिन बाद आप कुछ नया सीख रहे हो, राइट। तो बहुत अच्छा एक मिथ है, अच्छा सब कुछ है, बहुत अच्छा इन फ्यूचर आपको पता लगेगा कि जो आप बहुत अच्छा सोच रहे थे उसमें भी क्या कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो बच्चों तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं आपसे थैंकफुल हूं कि आप बच्चे बढ़ चढ़ कर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने लगे हो अब दोबारा से। और इन वीडियोस को बच्चों आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट दो। ये चैनल पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है, बिलीव मी, बाकी यूट्यूब चैनल्स पर भी होगा, लेकिन इस तरह से समराइज वे में नहीं होगा। हम अपनी पूरी यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं लॉकडाउन में, ताकि आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेटर और कर सके। आपको कोटा लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और आप ये समझो कि आपके घर बैठे बैठे आप जब चाहो टीचर को स्टार्ट कर सकते हो, जब चाहो टीचर को पॉज कर सकते हो। इससे बेस्ट नहीं हो सकता। अगर आप इस लॉकडाउन में कुछ कंक्लूजन निकालो कि पॉजिटिव क्या हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये क्लासरूम लेक्चर होता तो आप मुझे बार बार नहीं बोल पाते कि सर प्लीज़ रिपीट करो, प्लीज़ रिपीट करो। यहाँ पर आपके जस्ट एक थंब से ही मैं क्या रिपीट भी हो जाऊँगा, और थंब से ही मैं क्या 10 सेकेंड आगे भी चला जाऊँगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को इन वीडियोस तक पहुंचाओ ताकि वो भी इन कंसेप्ट्स का बेनिफिट उठा सके, क्योंकि आप जानते हो कि आपको जो भी करवाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।